देखिए, कक्षा 10 की बात करते हैं। इतिहास की दुनिया, अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। 9 क्लास का 8 अध्याय तक हो गया, अब हम 10 क्लास का चलेंगे। इतिहास खत्म होने के बाद ज्योग्राफी का कल वीडियो आ जाएगा, 10 बजे डेली रात में अपलोड होगा अब। और आपका जो है ये बीपीएससी टीआरडी 4 के कारण हो रहा है, फिर धीरे-धीरे आपका सभी का हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बताइए? बताएँगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे। यूरोप का मरीज, ठीक है? तो हम इस 4 ऑप्शन के हिसाब से तुर्की टिक लगाएँगे, टर्की भी बोलते हैं, याद रखिएगा तुर्की को टर्की भी बोलते हैं। यूरोप का मरीज टर्की। यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ था, कौन किया था बताइए? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। कीजिए, क्या संस्थापक अगर यंग यूरोप का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा, तो हम बताएँगे मेजनी को। ठीक है? किसको बताएँगे? मेजनी, ऑप्शन नंबर 1। इसका पूरा नाम है गयू शेप गयू शेप मेजनी, इसलिए यंग यूरोप का संस्थापक बताया जाता है। और ये 15 अप्रैल 1834 को किया गया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम बताएँगे संगठन का नाम है ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बोनरी या कार्बोनारी बोलते हैं, संगठन है, याद रखिएगा। और भी चलेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है विस्मारक विस्मारक प्रथम कहाँ का शासक था? बताइए, विस्मारक प्रथम बताएँगे? ये ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो ये प्रास का, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है क्योंकि विस्मारक जो था स्वयं राजा नहीं था, न शासक था, याद रखिएगा। ठीक है? ये जर्मनी के प्रथम चांसलर के रूप में ये इसे बनाया गया था और ये प्रास या प्राशिया के प्रधानमंत्री के रूप में था, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? पालन या पालना? पालना मतलब झूला, किस देश को कहते हैं? या पालन किसे कहते हैं? पालना मतलब झूला-झूला के पाल रहा है बेचारा, ये भी बोल सकते हैं, पालन भी बोल सकते हैं। किसे कहा जाता है? तो हम बताएँगे भाई यूनान को कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? फ्रेंच तो नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यही भाषा है, जिसका नाम है ऐसे हंगेरियन भाषा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, नहीं तो मैग्यार मैग्यार भाषा है। यंग इटली बताएँगे। यंग यूरोप तो समझ गए। यंग इटली का संस्थापक कौन था बताइए? देखिए, यंग इटली का नाम आएगा तो इटली का कौन था? मेजनी ही था। तो यंग इटली हो, यंग यूरोप हो, जो बोल दीजिए, तो ये मेजनी ही है। ठीक है? चलिए, 8वां प्रश्न है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी-जुकाम हो जाता है? बताइए, किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था, हिटलर ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था या गैरीबाल्डी ने कहा था? बताइए, किसने कहा था? मतलब किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकेगा ना तो बाकी जितने भी यूरोप हैं वो सर्दी-जुकाम होता है। तो वो मेटरनिक का नाम आता है। देखिए, मेटरनिक भी बोलते हैं, मेटरनिक भी बोलते हैं, भी बोला जाता है। आगे चलेंगे, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। आगे है हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, जाल वेरिन की स्थापना जो है किस राज्य में या किस राज्य ने की थी? बताइएगा। जाल वेरिन की स्थापना जो है किस राज्य ने की थी? तो प्राशिया का नाम सुने, जिसे प्रास बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ इसका राज्य है, याद रखिएगा, व्यापारिक संघ है। चलिए, राष्ट्र राज्य कहिए, वहाँ पे एक बनाया हुआ है, संघ बनाया गया था। 10वां प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ अगर आप पूछिएगा, तो 18 जनवरी 1871 में हुआ था, मतलब 1871 में हुआ था। चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बता दीजिए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बताइएगा। तो मेजनी का नाम आता है लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं, लाल कुर्ती गैरिबाल्डी, ऐसे याद करेंगे। देखिए 12वां प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो हम बताएँगे नाविक था। क्या था? नाविक था। अब चलिए 13वां प्रश्न बताएँगे। 13वां प्रश्न क्या है कि जर्मन
राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बताइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? ये 4 ऑप्शन का जवाब। तो हम नेपोलियन का बताएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है, तृतीय का नहीं आता, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है। चलिए अब चलेंगे 14वां प्रश्न चलेंगे। यह है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताएंगे। यूनान में, तुर्क में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ हुआ था? कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, कमेंट करें फटाफट। तो हम बताएंगे इंग्लैंड का नाम सुने हैं, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है बताइए। मतलब मोटिवेशन का स्रोत है, बताएंगे। तो हम बताएंगे यूनान का नाम सुने, वहां के लिए है साहित्य और विज्ञान नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे बताइए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? अगर पूछा जाए तो 3 बताएंगे, 5 बताएंगे, तो हम बताएंगे 5। ठीक है, 5 थे, याद रखेंगे। 1804 जो है लागू किया गया था नागरिक संहिता को, याद रखिए। 1804 में लागू किया गया था, याद रखेंगे। 5 मुख्य कोड हुए थे, जिसमें नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, वाणिज्य संहिता, दंड संहिता, अपराधी प्रक्रिया संहिता, ये सब था। चलिए 15 प्रश्न। 15 प्रश्न क्या है बताइए। 15 प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था बताइए। मतलब की गई थी या की गई बताइए। तो हम बताएंगे 1804 में ही किया गया था, अब 5 कोड में, है ना। चलिए, ये नेपोलियन था, नेपोलियन का दिया हुआ था। तो 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी बताइए। मतलब वियन कांग्रेस द्वारा की गई, बताइए फ्रांस में किस वंश की स्थापना जो है वियन कांग्रेस द्वारा की गई बताएंगे। तो हम बताएंगे बुर्बो वंश नाम ही है, याद रखिएगा, डेनिस्ट्री है। चलिएगा 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है कार्बोनरी या कार्बोनारी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी बता दीजिए। तो आप जानते हैं कार्बोनारी की स्थापना जो है किससे संबंधित है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कमेंट कीजिए। तो 19वीं शताब्दी के समय, मतलब 1800 से लेकर 1810 तक का बताया जाता है। तो ये 1810 जो आंसर है यही आंसर होगा, याद रखिएगा। 1800 के आसपास बताया जाता है, तो 1800 ऑप्शन में है नहीं। तो 1800 लेके 1810 के बीच अब तक ही इटली में हुआ था, ये आप जानते ही हैं। और कौन संबंधित है इटली से बता दीजिए। मेजनी का नाम किससे संबंधित है बताएंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी बताइए। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था ना, उसमें भूमिका जो है हमारा तुर्की का पराजय हुआ था, याद रखिएगा। ओटोमन साम्राज्य का उस समय चल रहा था, वही हार गया था। चलिए 21 साम्राज्य मतलब 21 सवाल की बात करेंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया बताइए। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो 1848 में किया गया था, 1848 में किया गया था, याद रखिएगा। 27 अप्रैल 1848 को दास प्रथा का एक आधिकारिक रूप से दिया गया, आदेश जारी किया गया कि इसे हटाया जाए, इसे रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इस तरह का निर्णय लिया गया। 22वां प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था बताइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये 1804 में ही किया था, जब कोड अपना बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। 23वां प्रश्न क्या है? फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुआ था 1789 में, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ये हम जानते हैं। में किसने जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लुई सोलहवां के समय में हुआ था, ये हम जानते हैं। तो लुई सोलहवां के समय हुआ था, और ये जानते हैं आप अच्छे से, फ्रांस में क्रांति आई थी। 24 क्या है कि निम्न में से किस तिथि को किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाएंगे बताइए। तो 1789 में हुआ था, मान लीजिए, तो 14 जुलाई, याद रखेंगे, याद रखिएगा। तो 14 जुलाई 1979 बोल दीजिए, याद रखेंगे। ऐसे पूरा अगर देखा जाए राष्ट्रीय दिवस की, अगर आधिकारिक रूप से जब तौर पे देखा जाए, तो ये तो क्रांति हुआ था उस समय 1880 बताइएगा, याद रखिए। मई 14 जुलाई को हमने राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था फ्रांस में,
याद रखिएगा, यही डेट है। दोनों मेंशन कर दिए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बताइए। ये भी 10th में भी पूछा हुआ है, ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति स्पेशल पढ़ते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे चलेंगे। 26वां प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में पहले एवं तिथि का संबंध क्रमशः है, किससे संबंधित है? बताइए। फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें से क्या है? तो देखिए फ्रांसीसी का बात करें और टैक्स के रूप में बात करें, यहाँ पे देखिए ये टेल हो गया, टेल नहीं टैक्स है, ठीक है, टैक्स, ठीक है, ये टैक्स लिखा हुआ है, गलती से कर दिया, टैक्स बताएंगे। तो टैक्स के रूप में धार्मिक टैक्स भी लिए जाते थे, याद रखिएगा, और प्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे। तो यहाँ पे आपको तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, हम बताइए हम क्या जवाब दें? ये तो गलत जवाब हो जाएगा फिर, है ना? लेकिन वही है, भूमि कर और धार्मिक कर लिए जाते थे, याद रखिएगा। देखिए भूमि तो हर जगह लिए जाते थे, समझ गया, रहिएगा कहाँ उसका उत्तर। चलिए 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? मिलाना है, तो सही इसमें से आपको देखना होगा, बताइएगा। तो इसमें आपको देखकर बता दीजिए। तो हम सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन, ये जो है सही नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? बताइए। तो आप बताना होगा आपको, और ये सब का ठीक है। वाल्टेयर जो है कौन से पुस्तक लिखे हैं, मतलब सूचना दी है, लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के रूप में वो लिखे। द स्पिरिटी ऑफ लॉज, ये मोंटे ने किया था, मोंटे स्क्यू ने किया था, पूरा नाम है। और दास कैपिटल तो हम जानते हैं कार्ल मार्क्स का है, मतलब मार्क्स का है, ये हम जानते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सामाजिक समझौता जिसे हम कहते हैं, वो जीन जैक रूसो ने किया था, याद रखना है, ये सब ध्यान रखना होगा आपको। चलिए 28वां प्रश्न की बात करेंगे। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि का जो है हस्ताक्षर कब किया था, या उस पर हस्ताक्षर जो है साइन कब किया था? बताइए। तो सितंबर 1940 में, दिसंबर 1941 में, अगस्त 1942 में कि नवंबर 1942 में? तो हम जानते हैं कि 27 सितंबर 1940 को किया था साइन, त्रिपक्षीय संधि के रूप में। अब बात करते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? बताइए। तो डच का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का, ब्रिटिश का बताइए। तो हम बताएंगे डच जो है ये हमारा पहला है, याद रखिएगा, ये हॉकलैंड का उपनिवेश था, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न की बात करेंगे। 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न क्या है? किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? बताइए। किस देश की संसद जो है बताएंगे? तो हम बताएंगे ब्रिटेन का। किसका बताएंगे? ब्रिटेन का। अब बताइए, ब्रिटेन का हम बता रहे हैं इस ऑप्शन में, लेकिन रियल में बताएं विश्व का सबसे प्राचीन और लगातार चलने वाली संसद जो है आइसलैंड का है, याद रखिए, जिसे हम अली थंग बोलते हैं, अली थंग बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसे ब्रिटेन की संसद बता देंगे, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के तहत आंसर यही बताएगा। 31 सवाल है कि फ्रैंकफर्ट, याद रखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है निम्नलिखित में से किससे जो है किसके मध्य हुई थी, किससे संबंधित है ये बताइए, या किसके बीच हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो जानती हैं फ्रांस और प्रास के बीच हुई थी। प्रास जो है जर्मनी का हिस्सा था, याद रखिएगा, जर्मन के हिस्से से। चलिए वियान समझौता कब संपन्न हुआ? बताइए। वियना समझौता या वियान समझौता भी बोल सकते हैं, बयान भी समझौता बोल सकते हैं, याद रखिएगा। वियान समझौता कब संपन्न हुआ ये बताइए। बताएंगे वियना समझौता कब संपन्न हुआ? तो वियना समझौता जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना होगा, ठीक है। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र जो है सम्मिलित थे? कौन सम्मिलित था धुरी राष्ट्र में? तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपक्षीय अगर पता रहेगा तो धुरी राष्ट्र को आप छाट सकते हैं। धुरी राष्ट्र में याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक धुरी शक्ति आई थी जिसे एक्सेस पावर बोलते हैं। उसके अंतर्गत 3 राष्ट्र शामिल थे, याद रखिएगा, जर्मनी, इटली, जापान। तो जर्मनी, जापान, इटली ये सब हैं, तो बिल्कुल से सभी होंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 34वां प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में हुए पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे।
क्या प्रावधान थे बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि हम जानते हैं सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किए थे, ये भी सही है। और काला सागर के तट अस्त घोषित कर दिए थे, ये भी सही है। रूस ने तुर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से क्या होंगे, ये इनमें से क्या होंगे, उपरोक्त में से 4 होंगे, सभी होंगे। साइबेरिया की स्वतंत्रता, काला सागर से संबंधित, रूस ने तुर्की की ईसाई प्रजा, इस सबके संरक्षण का अधिकार त्याग दिया था, याद रखिए। तो ये आपका होता है। और इसी तरह से हम आगे चलेंगे अध्याय 2 समाजवाद और साम्यवाद की। अब इससे जो सवाल बनेंगे उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, बताइए। अप्रैल थीसिस एक होता है, किसने तैयार किया था? तो हम इसका जवाब हम जानते हैं कि लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। वल्दा अच्छा वो छोड़िए, लेनिन ने किया था। और कब किया था? अप्रैल 1917 में किया था, याद रखिएगा। पूरा नाम बाद में बता देंगे इसका। दूसरा प्रश्न क्या है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, बताइए। रूस में जार का क्या अर्थ है, बताइए। इसका आंसर पे जवाब देंगे तो हम बताएंगे रूस का सम्राट। रूस का सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, ये हम कमेंट कीजिए। तो हम अच्छे से जानते हैं कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो आप भी जानते हैं कि 1924 में ईस्वी में देता है, और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी देता है। तो 21 जनवरी 1924 बता दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा है कि लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी, बताइए। बताएंगे लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी? तो हम बताएंगे 1921 में किया था। समझ गया, मार्च 1921 में किया था, जिसे एनईपी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बोलेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है रासपुतीन बोलिए या पुतिन, कौन था, बताइए। रासपुतीन बोलते हैं इसे, कौन था, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कि भ्रष्ट पादरी था राष्ट्रपुतीन, याद रखिएगा। रहस्यमय पादरी का ये, तांत्रिक पादरी, ढोंगी साधु का ये जो बना हुआ था। चलिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताइए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, मतलब समाप्त कब हुआ, बताइए। विघटन मतलब खत्म, बताएंगे। या मिल जाना किसी के कब्जे में आ जाना। तो उस समय विघटन ही होता था 26 दिसंबर 1991 को, 1991 को, याद रखिएगा। इसकी समाप्ति कह दीजिए। चलिए सातवां प्रश्न की बात करें। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। बहुत सिंपल जवाब है, रूस की संसद को क्या कहेगा? डेयुमा कहते हैं या कुछ और कहते हैं, बताइए। बता देंगे हमें, तो डेयुमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेट डेयुमा भी कहते हैं। चलिए आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट कर सकते हैं और बताइए। तो हम जानते हैं जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, क्या ये बात सत्य है? हम कमेंट में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जर्मनी ही होगा। चलिए नौवां प्रश्न क्या देंगे? वार एंड पीस किसकी रचना है, बताइए। बताएंगे वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, कमेंट करेंगे। बताइए नौवां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे टॉल, क्या देखिए, टॉल स्टॉल, टॉल स्टॉल, क्या देखिएगा। वार एंड पीस, वार एंड पीस जो है टॉल स्टॉल ने, इन्हीं के बुक पढ़ते थे गांधी जी, लियो टॉल स्टाइल, या देखिए स्टाइल। प्रकाशन इसका हुआ था पुस्तक का 1869 को, या देखिए 69 में हुआ था। चलेंगे बात करते हैं, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे लेनिन का नाम आता है। चौथा प्रश्न सही है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बता दीजिए। तो रूस में कृषक दास भी होते थे, जो किसान जिसे कहते हैं, वो दास के रूप में काम करते थे। इसका अंत कब हो गया, बता दीजिए। तो इसका अंत हो गया था 1861 ईस्वी में हुआ था, 1861 को हो गया था। चलिए चेका क्या था? चेका क्या था, बता दीजिए, जानना चाहेंगे। चेका, चेका जो था वो 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए तो तीसरा होगा पुलिस दस्ता था, याद रखिए। ठीक है, पुलिस दस्ता, दस्ता के रूप में बताते हैं। चलिए बात करते हैं, 13वां प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। चलिए साम्यवादी
समाज का संस्थापक कौन था बता दीजिए। साम्यवादी। साम्यवादी समाज के संस्थापक कौन था बता दीजिए, हम जानेंगे। 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ओवन था, याद रखेंगे ओवन। देखिए इसमें जो एनसीईआरटी के तहत आंसर दिया है ये गलत दिया है। क्यों दिया है? मतलब बुक में जो है आंसर गलत दिया है, लेकिन आंसर इसका होगा डी। देखिए कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है साम्यवाद में संस्थापक के रूप में या जनक के रूप में। जर्मन दार्शनिक भी इसमें सम्मिलित है जिसका नाम है एंगलस, याद रखिए एंगलिश, फ्रेडरिक एंगलस, याद रखेंगे। 1848 में कम्युनिटी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कर इसे विचारधारा में दुनिया या दुनिया के सामने रखा, याद रखिए। चलिए बात करते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, नेतागिरी कौन किया था बताइएगा। तो हम 15वां प्रश्न का जवाब देंगे लेनिन ने किया था। ठीक है, 1917 में जो है क्रांति हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, वो लेनिन का भूमिका है। चलिए रूस का पहला समाजवादी कौन था बताएंगे। रूस का पहला समाजवादी कौन था बताइए, लेनिन या आपका टॉलस्टॉय बताइए। तो नहीं, कोई नहीं था, ये तीसरा था प्लेखानोव, खानोव था, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न बताएंगे। 17वां प्रश्न क्या है कि लाल सेना का गठन किसने किया था बताइएगा। लाल सेना का गठन बता सकते हैं। तो लाल सेना का गठन जो है हम बताएंगे ट्रॉट ट्रॉट अस्की ने किया था। ट्रॉट अस्की बोला है, पूरा नाम है लियोन ट्रॉट अस्की ने किया था 1918 में। मतलब 1918 में रूसी नागरिक युद्ध के दौरान ये हुआ था, याद रखिएगा। और भी कारण है, बाद में बताएंगे। 18वां प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न सुनिएगा कि निहिलिस्ट आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था बता सकते हैं। रूस में, जापान में, इंग्लैंड में या हॉकलैंड में बताइए। तो हम बताएंगे ये रूस में शुरू हुआ था, याद रखिएगा निहिलिस्ट आंदोलन। आगे बताएंगे 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है किसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। तो किसे समाजवादी का बाइबल कहेंगे आप कमेंट कर सकते हैं, तो करिएगा। तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दूसरे प्रश्न सही है। आगे 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ बताएंगे। मतलब प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, समझ गए। तो ये किया गया था हमारा 1864 ईस्वी में किया गया था। 28 सितंबर 1900 मतलब 1864 मतलब 1864। अगर बात करते हैं 21वां प्रश्न की बात करेंगे। 7 नवंबर 1917 मतलब 1917 कि बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था बताइए। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था बताएंगे। तो ये हमारा लेनिन था, याद रखेंगे। व्लादिमीर लेनिन बोलते हैं पूरा नाम। 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था बताइए, बताएंगे। तो हम बताएंगे कार्ल मार्क्स का नाम सुने, ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न क्या है, रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई बताइएगा। रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई अगर आपसे पूछे 23वां प्रश्न का जवाब तो क्या बताइएगा। मार्च 1921 में हुआ था। 24 सवाल क्या है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे मानते हैं बताइए। आधुनिक रूस का निर्माता हम जो मानते हैं वो हम किसको मानेंगे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है बताइए। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसके बुक के अनुसार है स्टालिन का नाम आता है, ठीक है, जोसेफ स्टालिन, या देखिए। चलिए 25 सवाल आ चुके हैं, 45 सवाल हैं। 25 सवाल क्या है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था बताइए, कब किया गया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया बता दीजिए। तो हम बताएंगे 1898 में किया गया था, मतलब 1898 में किया गया था, मार्च में हुआ था। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न क्या है। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है बताइए। रूसी क्रांति के परिणामों से है, बता सकते हैं। जार शाही को समाप्त करना या किसी और भी चीज है बताएंगे। तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था और जार शाही का अंत होना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, समाप्ति होना या अंत होना। चलिए 27वां प्रश्न क्या है
27वां प्रश्न बताएंगे। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? बताइएगा। बताएंगे राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था। तो हम बताएंगे हमारा मित्र राष्ट्र में जो है प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें हमारा रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ये सब सम्मिलित थे। रूस भी सम्मिलित थे, आप जानबे करते हैं। ब्रिटेन भी सम्मिलित थे, तो दूसरे सभी होंगे। चलिए 28वां प्रश्न की बात करेंगे। 28वां प्रश्न क्या है कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में से या निम्न में पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सा संधि हुआ था या संधि की गई थी? बताइए, संधि हुआ था या की गई थी? बताइए, हम जानना चाहेंगे। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए, आपके पास ही होगा। तो ये उपयुक्त से सभी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 5 मुख्य शांति हुए थे, जिसमें वर्षा की संधि का भी भूमिका आता है। सेंट जर्मन की संधि भी हुई थी, याद रखिएगा। वर्षा की संधि हो गई, सेंट जर्मन संधि हो गया और सेवर्स की संधि भी हुई थी। चलिए 29वां प्रश्न की बात करेंगे। 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है, किस संधि के दौरान ओटोमन साम्राज्य की विखंडित कर दिया गया था? ओटोमन विखंडित कर दिया गया था, बता दीजिए। बता सकते हैं कि किस संधि के दौरान ओटोमन जो है साम्राज्य की विखंडित किया गया था? तो हम बताएंगे सेवर्स की संधि में हुआ था, याद रखिएगा। सेवर्स की संधि हुई थी, याद रखेंगे। चलिए 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न बताएंगे। 30वां प्रश्न है, चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? बता सकते हैं। तो चेका का गठन जो है किया गया था, वो कब किया गया था बताएंगे और बताएंगे। तो ये हमारा चेका का जो गठन किया गया था, वो लेनिन के द्वारा किया गया था, व्लादिमीर लेनिन, बता सकते हैं। चलिए 31वां प्रश्न की बात करेंगे। 31वां प्रश्न क्या है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बता दीजिए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, हम जानना चाहेंगे और बहुत अच्छे से। तो हम बताएंगे एक राष्ट्र ये एक नेता, वो हिटलर ने दिया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गए। अब बताइए मिनी कैप जो है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? बताइएगा। तो हम बताएंगे कार्ल मार्क्स का है। 25वां प्रश्न का जवाब 2 होगा। कार्ल मार्क्स हो गए। चलिए आगे चलेंगे और बात करते हैं 33वां प्रश्न की बात करेंगे। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है, विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे इनेबलिंग एक्ट बोलते हैं, इनेबलिंग एक्ट बोला जाता है, के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। याद रखिएगा, यह अधिनियम कब पारित की गई थी, हम जानना चाहते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है और 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब है, तो हम 3 मार्च 1933 को टिक लगा देंगे और ये इनवेलिंग एक्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। इनेबलिंग एक्ट भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। 34वां प्रश्न है कि अतिजीवित का सिद्धांत, अतिजीविता का सिद्धांत या अतिजीवित का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? बता सकते हैं तो बता दीजिए किसके द्वारा है। 34 का जवाब देंगे तो हम बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर का दिया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। आगे चलेंगे 35वां प्रश्न की बात करेंगे। 35वां प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न है, वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बताइएगा। तो वाइमर संविधान का संबंध जो है बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश से है? 35वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम इसका जवाब है जर्मनी। इसका जवाब है जर्मनी, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 38 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 36 सवाल है, सॉरी। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके सपोर्ट में हुआ था, ये बता दीजिए। 36 का जवाब देंगे तो हम बताएंगे हिटलर का नाम सुने होंगे, एडोल्फ हिटलर का नाम पूरा नाम है। चलिएगा 37वां प्रश्न क्या है? 37वां प्रश्न है, हिटलर की नस्ली सोच, नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित था? बताइए। बताएंगे हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? 37वां प्रश्न का जवाब देंगे तो वह है चार्ल्स डार्विन था, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन, याद रखेंगे। और याद रखिए ये भी है हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों। तीसरा आंसर सही होगा, याद रखेंगे। चलिएगा 38वां प्रश्न क्या है? बता देंगे हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ? बताइएगा कब अलग हो गया था? 38 का सवाल का जवाब देंगे तो हम बताएंगे 1933 में ही अलग हो गया था। 14 अक्टूबर 1933 में अलग हो गया था। चलिएगा 39वां प्रश्न आ चुके हैं। 39वां प्रश्न क्या है? बताएंगे निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया था? बता सकते हैं और बताइए। तो हम जानते हैं उपयुक्त से सभी होंगे, अपराध नियंत्रण पुलिस, गुप्तचर, राज्य पुलिस, मतलब जिसे हम गेस्टापो बोलते हैं, गेस्टापो बोला जाता है, सुरक्षा सेवा, याद रखिएगा। और एसएस भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब है। आगे चलेंगे 40वां प्रश्न आ चुके हैं। 40वां प्रश्न क्या है? बताएंगे। 40वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करेंगे। तो इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो हम बताएंगे विस्मारक को मानेंगे, किसी और को मानेंगे? नहीं, मेजनी को मानते हैं। जोसेफ मेजनी पूरा नाम है, देख रहे हैं, दे दिया, कंफ्यूज मत हो जाएगा। 41 सवाल आ चुके हैं। 41 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मारक जो है कि विदेशी नीति, मतलब विदेशी नीति
के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था, विदेशी नीति के रूप में सम्मिलित नहीं था। आप इसे कमेंट कर सकते हैं। 41 का सवाल का जवाब है, तो ये जो पंचशील सिद्धांत है ये सम्मिलित नहीं था और सब सम्मिलित है, जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का समर्थन करना, विदेशी सहायता का पूर्ण अस्वीकृति करना, सैन्य गुटों को शामिल नहीं करना, संयुक्त राष्ट्र मतलब सैन्य गुटों को शामिल करना था, याद रखिएगा, और संयुक्त राष्ट्र का विरोध करना, ये सब था। पंचशील के सिद्धांत इसमें जो है 1944 में शामिल जो है नहीं था, उस समय नहीं था जब वो होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 42वां प्रश्न क्या है? 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1819 में कार्लसबाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पुस्तकालयों पर कठोर नियंत्रण रख दिया? बताएंगे। मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष 1819 में कार्लसबाद आदेश पारित किया गया? तो हम बताएंगे, ये हमारा मैटरनिक का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं। 43वां प्रश्न है, विस्मारक प्रास चांसलर कब बना? बताइएगा। विस्मारक जो है प्रास का चांसलर जो है कब बना था, ये बताइएगा कब चांसलर बना था? तो हम बताएंगे, ये है तीसरा 23 सितंबर 1862। ठीक है, 23 सितंबर 1862। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्या, कार्लसबाद अध्यादेश तो अलग बात है। फिर से सुन लीजिए कि विस्मारक प्रास का चांसलर जो है कब बना, बताइएगा, डेट पूछ रहा आपसे। तो देखिए यहाँ पे 23 सितंबर दे रहा है, ठीक है, 23 सितंबर 1862, लेकिन 61 भी देता है, तो लेकिन यही सही है। ओटो वॉन विस्मारक जो बना था, प्रधानमंत्री बना था प्रास का, ये 23 सितंबर 1862 को बना था। चलिए अब अध्याय 3 चलते हैं। चलिए बात करते हैं अध्याय 3 की। हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इससे समझते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे कंबोडिया में स्थित है। ये तो आप जानते ही हैं, कंबोडिया, इसका नाम सुने होंगे, कंबोडिया में है। अब 5.5 किलोमीटर आप नॉर्थ में जाइएगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, रीप एक शहर है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? बताइएगा। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था, ये डेट मेंशन कीजिए आप। तो हम बताएंगे तीसरा, क्या बताएंगे, 1954। ठीक है, क्लियर हो गया। और 21 जुलाई 1954 बताइएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है कि हिंदी चीन किसके अधीन थे? हिंदी चीन जब थे किसके अधीन थे? उस समय फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, कौन था? कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे फ्रांस। हिंदी चीन जब थे हम फ्रांस के अधीन थे, फ्रांस हिंदी चीन कहा जाता था। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि हिंद चीन या हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? बताइए, मतलब कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं था? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो देखिए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन। देखिए याद रखिए, चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन नाम है, लेकिन ये चीन नहीं शामिल था, भारत शामिल नहीं था, थाईलैंड शामिल नहीं था, लेकिन लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये सब शामिल था, समझे? चलिए, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? बताइए, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? थाईलैंड भी नहीं था उस समय, याद रखें। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंबोज। कंबोज कहाँ है? ऑप्शन में था ही नहीं, अब इसमें तो है नहीं, तो कंबोज की जगह पे लिखा हुआ है कंपूचिया। कंपूचिया था, कंबोज नहीं तो कंपूचिया, ये था। चलिए 6 प्रश्न का जवाब दीजिए। छठा प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? बताइए, हिंद चीन में जो बसते थे उन्हें क्या कहते थे? तो हम उन्हें क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। क्या कहा जाता था? कोलोन। कोलोन का अर्थ पता है? उपनिवेशवादी या बस्ती में बसने वाले लोग को कहते थे कोलोन। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां है, इंडो चाइना। इंडो चाइना या हिंद चाइना किस देश का उपनिवेश था? बताइए। तो हम जानते हैं, ये बस क्वेश्चन घुमाया, फ्रांस से संबंधित है, और किससे संबंधित है ना? फ्रांस के अधीन ही थे। तो अब देखिए, उसी को कहा गया है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन, मिन बोलते हैं, का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। तो देखिए, इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्स का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। भाई, कोई पथ प्रदर्शन कर रहा है, प्रकाश लाने वाला आदमी को कहा जाता है। चलिए, मतलब स्थान को कहिए। 9वां प्रश्न क्या है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था?
लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? अगर पूछे तो आपको बता देना है कि वो और कोई नहीं सिहानुक ने किया था। सिहानुक बोला जाता है, सिहनुक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि एनसीईआरटी के तहत जो किरण प्रकाशन है उसमें आंसर 2 दे रहा है, लेकिन ये गलत आंसर दे रहा है। क्यों दे रहा है बता देते हैं। खमेर जरूर सेना जो था, जिसे लाल खमीर सेना कहते हैं, ये पोल पोट पोल पोट ने किया था। किसने किया था? पोल पोट ने किया था। ठीक है? तो पोल पोट सही है, याद रखिएगा। ये जो एनसीईआरटी के जो किरण प्रकाशन का बुक है, सही आंसर 2 दे रहा था, ये गलत है। ऑप्शन में ये सही नहीं होगा, याद रखिएगा। हम सुधार करते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। 10वां प्रश्न क्या है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? बताइए। देखिए, सिहानुक जो था शासक था, नरोत्तम सिहानुक, ठीक है? तो हम बताएँगे कहाँ का था। तो इसका जवाब जो है आपको कंबोडिया, कंबोडिया टिक लगाइएगा, कंबोडिया का था। और यहाँ पे सवाल देखिए क्या पूछ रहा था, लाल खेत खामेर सेना जो है वो बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो खामेर रूज था और नरोत्तम सिंहानुक था, ये पोलपोट जिसे नाम बोले पोलपोट बोले, उसके बीच ये संबंध को जाना जाता है, संबंध बताया जाता है। इसलिए किरण प्रकाशन ने इसे आंसर दिया है। लेकिन राइट आंसर जो है हमारा तीसरा है 9वां प्रश्न का। मतलब दोनों इससे संबंध रखते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहता तो एक से अधिक टिक लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले देंगे तीसरा को, तब देंगे दूसरा को आंसर। ठीक है? तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? ये कंबोडिया का था, याद रखिएगा। जाना जाता है, जरूरी नहीं कि उससे संबंधित हो, याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, ठीक है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? बताइए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो उसका नाम है फान वोई चाओ, फान वोई चाओ। दूसरा, चलिए अब बताएंगे 12वां प्रश्न आ गए। 12वां प्रश्न क्या है कि माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माई ली गांव का घटना, देखिए माई अलग है, ली अलग है, गांव की घटना जो है कहाँ हुई थी बता सकते हैं। तो फिर से सुनिए, माई ली गांव की घटना कहिए या नरसंहार कहाँ हुआ था? तो हम बताएंगे कि 16 मार्च 1968 की ये घटना है, याद रखिएगा। और ये वियतनाम का नाम सुने होंगे। और वियतनाम में भी अलग अलग तरह से दिया हुआ है, राइट आंसर लेकिन वियतनाम होगा। ठीक है? और इसका आप आंसर 2 लगाइएगा, दक्षिणी वियतनाम लगाइएगा, उत्तरी वियतनाम नहीं लगाइएगा। ठीक है? ध्यान। तो अगर आपसे पूछे कि माई ली गांव का घटना दक्षिणी वियतनाम के उत्तरी वियतनाम में हुआ था, तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है? तो दक्षिणी वियतनाम टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब बताइए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? बताइए वियतनाम का। चलिए 13वां प्रश्न क्या है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? बताइए। वियतनाम का एकीकरण तो 30 अप्रैल 1975 को हुआ था। 30 अप्रैल 1975 को हुआ था, याद रखिए। आगे चलेंगे 14वां प्रश्न क्या है? बाओदाई कहाँ के शासक थे? बाओदाई, बाओदाई जो है कहाँ का शासक था? बताइए। तो बाओदाई का शासक जो है दक्षिणी वियतनाम का था, इससे संबंधित था, याद रखिएगा। अंतिम सम्राट थे, ये बताया जाता है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे कि हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ नेता बताइए, आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता जो माने गए हैं, वो माने गए हैं हुइन फू शो के थे। ऐसा है, हुइन फू शो बता दीजिएगा। ठीक है? चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? बताएंगे। लियांग किचाओ कौन था? 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, चीनी सुधारक थे, चीनी सुधारक थे। चलिए 17वां प्रश्न कौन था? 17वां प्रश्न में बताइए वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? बताइए। इस 4 ऑप्शन में से महान नेता कौन था उसका? तो हो चिन मिन्स था। कौन था? हो चिन मिन्स था। ठीक है? चलिए जिनेवा समझौता हुआ था, ठीक है? तो जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? बताइए। जिनेवा समझौता हुआ, उसमें 2 देश भाग में बट गए। किसे बांटा गया? तो वियतनाम को दक्षिण और उत्तर। सोचिए, बांटना चाहिए था पाकिस्तान को, बांट दिए। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम बताएंगे 2 सितंबर 1945 को हुई थी, याद रखिएगा। जो है
सितंबर 1945 को की गई। चलिए 20वां प्रश्न आ जाइए। ज़्यादा सवाल नहीं है ये, 27 सवाल है इसमें। 20वां प्रश्न है कि अनमी दल की स्थापना जो है, अनमी दल की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं? अनमी दल की स्थापना का अगर पूछा जाए तो हम बताएँगे जॉन, क्या बताइएगा? जॉन ग्वेन आई ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 21वां प्रश्न आ गए। 21वां प्रश्न बताइए। 21वां प्रश्न है इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देशों से मिलकर बना है? बताइए इंडो चाइना। इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देशों से मिलकर बना है? तो बताएँगे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बना है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से बना है। लाओसो बोलते हैं, लाओसो नहीं लाओसो। चलिए कोई बात नहीं। 22 की बात करते हैं। हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये अगर आपसे पूछे तो बताइए। कहाँ हुई थी तो किसने की थी तो ये पता चला। कहाँ हुआ ये भी पता चलेगा। लेकिन कब हुआ था ये सवाल है तो हम बताएँगे 1939 में हुआ था। वियतनाम के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था और ये मेकांग एक डेल्टा है वहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है? हुआ। ऐसे हुआ नहीं है, हुआ है। ठीक है? लेकिन हुआ कर दिया है। चलिए 23 सवाल है। 23 सवाल क्या है? रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसे हम दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किसने किया था? दुई तान होई नामक एक पार्टी का हुआ था जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बोलते हैं, जिसे उस समय वहाँ पे दुई तान होई बोलते हैं। बताइएगा। तो इसे बोला जाता है 23वां सवाल का जवाब दीजिए। तो ये फान वो चाउ बताएँगे, फान वो चाउ। लेकिन याद रखिएगा कि दुई तान जो नामक पार्टी है, फान बोई चा ने किया था, ये हम जानते हैं और इसे हम अच्छे से जानते हैं। 24 सवाल अब आ जाइए। 24 सवाल क्या है कि 1868 मतलब 1868 का जो है स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह, समझ गए? किसके विरुद्ध चलाया गया, ये बता दीजिए। तो देखिए, ये विद्वानों का जो विरोध हुआ था, स्कॉलर रिवोल्ट जिसे बोलते हैं, ये हुआ था फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ हुआ था। तो मतलब 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं 25। 25 क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट पढ़े थे, उसी का सवाल है, बता दीजिए। तो हम 25 का आंसर का जवाब देंगे फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिएगा 26 सवाल है कि वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना हो चिन मिन द्वारा कब की गई थी? बताइए। वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किसने की? हो चिन मिन ने की थी। कब की थी बता सकते हैं? तो 3 फरवरी 1930 बताया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति कब हुई थी अगर आपसे पूछे तो बताइए। तो हम बताएंगे 1949 में हुआ था। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो याद रखेंगे चीन का इतिहास बहुत अलग-अलग है, ठीक है? लेकिन आंसर दिया जाए कि चीन में साम्यवादी क्रांति जो हुई थी, वो 1 अक्टूबर 1949 को बताया जाता है और इसका मुख्य नेता था माओ ते तुंग था। माओ तुंग ते, तुंग ते बोल दीजिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? ये हो गए। अध्याय अब चलेंगे 4 भारत के या भारत में जो राष्ट्रवाद हुए उसकी बात करेंगे। इसमें भी 30 प्रश्न लगभग होंगे। चलिए, तो अब अध्याय 4 है भारत में राष्ट्रवाद। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। बहुत ईज़ी सवाल है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था, वो था लाल हरदयाल द्वारा 1913 में किया गया था। याद रखेंगे। आगे चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था बता दीजिए। तो लखनऊ समझौता हम जानते हैं अच्छे से, आप भी जानते हैं, 1916 में हुआ था। ये इजी सवाल है इसलिए हम आगे बढ़ते जाएँगे। आप बताइए, इसमें बताइए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये बताइए। तो बताएँगे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव आया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो हमको बताना है और आप अच्छे से जानते हैं कि 1920 में ही हुआ था और ये जानते हैं कि दिसंबर 1920 में हुआ था। दिसंबर कहाँ है? यहाँ पे है और दिसंबर 1920 मतलब नागपुर सही आंसर है। नागपुर अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है? और भी जानकारी बाद में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे है। चलिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? ये बता दीजिए। तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की से संबंधित है, हम जानते हैं और तुर्की से संबंधित है तो मतलब 1919 में
वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन आया था, लेकिन 1919 ऑप्शन में नहीं है, तो 1920 लगाइए। 1920 तुर्की लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ किताबों में मतलब एनसीईआरटी में 1920 देता है। चलिए 6 प्रश्न क्या है बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन जो है भारत में कब आया ये है, 1920 या 1919 बताया जाता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी सॉरी राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी द्वारा एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा में शुरू हुआ था, ये हम जानते हैं। तो दांडी यात्रा 1930 यहाँ पे कर सकते हैं। 6 प्रश्न का जवाब है तीसरा, याद के 1 मिनट रुक जाइए। दांडी यात्रा कहाँ है? अहमदाबाद। जब दांडी है तो फिर इसका ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गजब ऑप्शन दे देता है, ठीक है? अहमदाबाद से संबंधित है, तो सही बात है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये शुरू हुआ था। 87 सहयोगी थे और साथ में दांडी के लिए पैदल यात्रा किया था और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। तो अब इसमें ये तो क्लियर नहीं किया है ना कि 1930 अहमदाबाद के यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? यात्रा से अगर शुरू हुई, यहाँ पे सुनिए, अगर यात्रा से शुरू हुई तो 1930 बता देना है। 1930 अहमदाबाद। और जाके समापन कहाँ होगा, आंदोलन का प्रारंभ कहाँ होगा, तो 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा के दौरान, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यही ध्यान रखना पड़ेगा, एक सवाल का कोई ऐसा नहीं, दोनों सही होगा। चलेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। रहेंगे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो हम बताएंगे लाहौर अधिवेशन 1929 का नाम सुने होंगे उसी समय। चलिएगा 8वां प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, याद रखिएगा। तो केवी हेडगेवार नाम आता है, 1925 आता है, 27 सितंबर 1925। चलिए वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, तो बताएंगे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बता दीजिए। तो किस किसान आंदोलन द्वारा दिया गया था, ये बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, हम जानते हैं। और 1928 में आप जानते ही हैं इनका स्थान है गुजरात है। और भी कारण है और भी कहानी बताएंगे। आगे चलते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? और बताएंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था। सरदार भाई का वीडियो मैंने एआई में बनाया है, नैनीकार्बी 2.0 पे। इस पे ऑफिशियल है, तो इस पे एआई वीडियो नहीं इस्तेमाल करता, सिर्फ वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है ये। याद रखिए रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 से 24 के दौरान बताया जाता है। 1922 से 1924 तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम और क्या लगाएंगे? तो 1916 भी टिक लगा सकते हैं। त्रुटिवश 1916 भी दिया रहता है, जो कि मैंने दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं, 11वां प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ है? बताएंगे। तो किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, हमें जानना है और बताइए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, ये आया था लॉर्ड लिटन के दौरान आया था, याद रखिएगा। और चलते ही 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 13वां प्रश्न की बात करेंगे। मतलब 28 दिसंबर 1885 बता दिएगा। और मॉन्टे कांग्रेस की स्थापना की बात किया था मैंने, ठीक है? आप बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम कब जो है बनाया? बताइएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार जो आया था, ये बताइए। 1919 बताया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न क्या है कि गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई थी? बताइए कब सुनाई गई थी, हम जानना चाहते हैं। तो इसका बात है 1922 बता देना है, ठीक है? 1922 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी, याद रखिएगा, मतलब 22 में ही। चलिएगा बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था और किसने दिया था? बताइए। तो साइमन कमीशन वापस जाओ की बात करेंगे, तो हम इसका आंसर का जवाब अच्छे से देंगे कि 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 को हमने नारा दिया था, याद रखिएगा। मेहर अली के द्वारा ये तैयार किया गया था, याद रखेंगे। मतलब वापस जाने की बात कही गई, तो और बहुत लोग कहे थे। चलिए चटगांव शास्त्रागार पर जो है क्रांतिकारियों द्वारा छापा
किसके नेतृत्व में किया गया था? छापा मारा गया था, किसके नेतृत्व में मारा गया था? ये बताइए। चटगांव शस्त्रागार था, शास्त्र मतलब वहाँ पे शस्त्र रखे हुए थे, तो सूरसेन ने किया था, याद रखिएगा। सूरसेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। 16वां प्रश्न हो गए। मोपला विद्रोह बताइए। मोपला मोपला विद्रोह जो है किन राज्यों में घटित हुआ था? बता देंगे। मोपला विद्रोह का नाम सुनते ही पंजाब आपको याद आया होगा, है ना? पंजाब याद आएगा? नहीं, गलत। मोपला का मतलब केरल। केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है? चलिए 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है ऑल इंडियन या इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? बता दीजिए। तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। आओ चलेंगे 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? बता दीजिए। तो हम बताएंगे 1870 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। मोहम्मद एंगोल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। मोहम्मद एंगोल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं? बता दीजिए। तो ये बताएंगे सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगर मान लीजिए 21 सवाल की बात करते हैं। 21 सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? बताएंगे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले क्यों माने थे? आगे चलेंगे। 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्कों की हार हुई थी, क्या ये बात सत्य है? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ, क्या ये बात है? बताएंगे। तो 1920 और 21 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित किया, यही आपका जो है असत्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है? 1920 और 21 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया था, क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं आप? हैं? या ये जो तीसरा जो है आंसर 22 का ये सही है। गलत मतलब असत्य पूछना है तो सही है, लेकिन याद रखिए अवध क्षेत्र होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के उस समय जो रामचंद्र थे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के किसानों के जिम्मेदार थे। ठीक है? संगठित किए थे 20 और 21 में। ठीक है? किसानों की जमींदारी और ब्रिटिश के अत्याचार के खिलाफ संगठित किए थे। देखिए, इसमें असत्य बोल रहा है और इसमें दिया ही नहीं है। बताइए। देखिए, यहाँ पे भी बता देते हैं कि ये तीसरा आंसर दे रहा है, ठीक है? ये तीसरा आंसर दे रहा है, लेकिन ये गलत। अब बोल रहा है असत्य। असत्य कैसे? सही तो है, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए संगठित किया था, ब्रिटिश के लिए, और वो भी अवध में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है? मतलब कि सत्य जो है पहले विश्व युद्ध जो हुआ था 1918 के अनुसार हुआ था, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है कि आंदोलन जो जनवरी शुरू हुई थी 1921 में हुई थी। 20 और 21 तो जनवरी 21 के बताया जाता है, तो ये भी सही था। तो इसमें से सब सही है, तो असत्य कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या है कि भारतीय औद्योगिक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। कब हुआ था? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये दूसरा जो है 1920 बता देंगे हम दोनों सर। क्या ये बात सत्य है? तो 1920 सही है। 10वीं कक्षा की बुक का है। अगर मान लीजिए 24वां प्रश्न की बात करेंगे कि 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? बताइए। कब पारित किया और कहाँ पारित किया? बता सकते हैं? तो हम जानते हैं 14 जुलाई 1942 तो फेमस है भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये हमारा वर्धा का नाम सुनने होंगे, यही आंसर है और ये सही है। 25 सवाल है आपके स्क्रीन पर। 25 सवाल क्या है? एक मिनट रुक जाइए। 25 सवाल है, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नाम से जो है किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया है? लोक कथाओं का संकलन किया, बताइए। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया है? बताएंगे। ठीक है? तो ये है आपका पहला तमिल भाषा। ठीक है? तमिल भाषा में होगा।
चलिए आगे चलेंगे, 26 सवाल की बात करेंगे। 26 सवाल क्या है कि देखिए सिविल नाफ नाफर है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, नाफर मान बोलते हैं या नाफर मानी भी बोलते हैं। आंदोलन का समर्थन जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइएगा, ठीक है? किसने किया था? तो हम बताएंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने, दोनों ने किया था। किसने? दोनों ने किया था, याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला मिलकर किए थे, याद रखिएगा। सिविल नाफरमान या नाफरमानी आंदोलन का शुरुआत किए थे। चलिएगा 27 सवाल क्या है? 27 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिक रूप से मान लिया गया? औपचारिक रूप से मान लिए गए, फॉर्मल रूप से मान लिए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो कौन उस समय अध्यक्ष थे, यही पूछ रहा है कांग्रेस का। तो आप जानते हैं उस समय जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू ही थे खुद, ठीक है? याद रखेंगे। आगे चलिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना अगर पूछ रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? तो उसका जवाब है 1927। क्या बताइएगा? 1927 में, 1927 में। और भी बातें करें, चलिएगा 29वां प्रश्न आ गए। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय नहीं, राम मनोहर लोहिया का भूमिका है। राजा राम मोहन राय का बात ही नहीं की थी अभी। रंभा देवी का भी नाम था, कनक लता बरुआ नाम है इनका। इन सब का भूमिका रहा है, उपरोक्त में से सभी का रहा है। बहुत लोग रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से सही है, उपरोक्त में से सभी होंगे। 30वां प्रश्न है भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहां से ले जाया जाता था? बताइए। जो श्रमिक होते थे, अनुबंधित होते थे, बंधे हुए होते थे, गुलाम होते थे, तो कहां से ले जाते थे, बता सकते हैं? तो ये हमारा मॉरिशस से भी ले जाते थे, कैरिबिया द्वीप से ले जाते थे, फिजी से ले जाते, मतलब उपरोक्त में से सभी जगह से ले जाते थे, याद रखिएगा। अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 क्या है बताएंगे? अर्थव्यवस्था और आजीविका की बात करेंगे। अध्याय जो 5 है वो अर्थव्यवस्था और आजीविका की बात करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अध्याय 5 की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका की बात करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो शिपिंग बोलिए जेनी या कताई मशीन भी बोला जाता है, उसका आविष्कार जो है 1764 में बताया जाता है। 1764 1764 में ब्रिटिश बुनकर और बढ़ाई जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किया गया था। लेकिन अगर और भी देखा जाए तो इस ऑप्शन में तो है नहीं वो 1764 मतलब 1764, तो कोई बात नहीं। 1770 में इस मशीन का जो है पेटेंट जो होता है ले लिया गया था। नंबर उसका पेटेंट का नंबर था 962 पेटेंट होता है, तो 70 बताएंगे 1770, ये सही क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है। और किरण प्रकाशन के हिसाब से और बुक के हिसाब से 1769 दिया जाता है। तो अगर इसमें सवाल रहता एक से अधिक तो हम एक से अधिक टिक लगाते, क्यों? क्योंकि 1769 और 1770 मतलब मान के चलिए 1764 से लेके 1770 तक इस मशीन का जो हमारे पास पेटेंट आ चुका था। तो 1764 में ये आविष्कार हुआ और पेटेंट हमको मिल गया 1770। तो ऑप्शन पेटेंट के हिसाब से देखा जाए तो 1770 लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आविष्कार वर्ष पूछे तो 1764, इसमें नहीं दिया हुआ, तो हम 2 आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे 4 ऑप्शन में से। अगर मान लीजिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ बता सकते हैं? 1900 हम बताइए। तो 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन देखिए स्वदेशी जो स्वदेशी आंदोलन है 7 अगस्त 1905 बता दिया, मतलब 5 आंसर है, तो 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुआ था ये तारीख का। और भी कारण है, बंगाल विभाजन उसी समय हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है औद्योगिक नीति द्वारा जो है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन कब दिया गया, मतलब बढ़ावा कब दिया गया कुटीर उद्योग, यही सवाल पूछ रहा है। औद्योगिक नीति द्वारा कुटीर उद्योग था का उसका प्रोत्साहन दिया गया। तो ये प्रोत्साहन जो कुटीर उद्योग की बात करेंगे, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1948 को ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की द्वारा ये घोषणा किया गया था। लेकिन इसको एक्यूरेट आंसर अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका जवाब आपके पास इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से 6 अप्रैल कहाँ है? कोई नहीं है। तो 6 अप्रैल 1948। चलिए, चलेंगे चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? बताइएगा। भारत में विदेश वस्तु का आयात करना या आत्मनिर्भर बनाना या निर्धन को हटाना, इनमें से कोई नहीं था। बताइए, इस 4 ऑप्शन में से जवाब दीजिए। हम जानते हैं भारत में विदेशी वस्तु का आयात करना, यही इसका प्रवृत्ति था हमारे ब्रिटिश सरकार का, जो कि कब्जा करना चाहता था। यही है। चलिए, बात करते हैं 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है, 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुआ? बताइएगा। 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुआ? तो हम बताएंगे कोलकाता में होगा। और कहाँ होगा? अभी 1917 में होगा, ये हम जानते हैं। चलिए, 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बता दीजिए। तो हम बताएंगे, देखिए 2 नंबर है। पहला 7 नवंबर 1910 ये स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहला जल विद्युत स्टेशन के रूप में बात करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में करेंगे भारत में, तो हम बताएंगे कि 1915। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए चालू करने की प्रक्रिया की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन भारत में, तो हम बताएंगे 1910। ठीक है। और ये भी मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में बता दीजिएगा। ठीक है। तो 1910 अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो हम 1915 लगा देते, क्योंकि खोपोली बिजली घर का व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया गया था 1915 में। ठीक है। चलिए, अब डिपेंड करता है एनसीईआरटी के तहत। ठीक है ना? तो आपको 10 भी लगाना है, 15 भी लगाना है। अगर दोनों में से एक आंसर है, 15 आगे लगाइएगा। मतलब 10 आगे लगाइएगा, 15 लगाइएगा। 7वां प्रश्न क्या है? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार प्राप्त हुआ है, मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो कब हुआ है ये सवाल आपसे पूछेगा। हम बताएंगे 1918 में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में। लेकिन जवाब दिया जाए, इंग्लैंड में अगर सभी स्त्री हो पुरुष हो, अगर समान रूप से अगर देखा जाए, तो आंसर इसमें जो है 1918 दे रहा है। ठीक है, अधिकार का प्राप्त हुआ था 1918 में। लेकिन अगर देखा जाए कि वोट देने का अधिकार पूर्णतः अगर देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। यहाँ पे देना चाहिए था 1928। ठीक है। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से वयस्क मताधिकार बनाने का जो है वो 2 जुलाई 1928 को प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो आपका आंसर 3 सही है, 1918 ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये अधिनियम है 1918, इसी के तहत हुआ था। समझ गए? चलिए, और भी हुआ था कि पुरुष 21 वर्ष की उम्र में और महिला जो है 30 वर्ष की उम्र में वोट देंगी। चलिए, 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? बता दीजिए। हम बताएंगे। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है जवाब तीसरा, 1900 नहीं 1881 होगा। 1900 नहीं 1881 में पारित हुआ था यह अधिनियम। प्रथम का थाना था लॉर्ड अफ्रीकन, का नाम सुने होंगे। समझ गए? चलिए, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ ये बता दीजिए। तो भारत में कोयला का जो है प्रारंभ होने की बात करेंगे, तो बताइए। तो ये बताएंगे 1774 में व्यवसायिक प्रारंभ हुआ था, शुरुआती दौर में। लेकिन उद्योग शुरू कब हुआ? तो 2 यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ऑप्शन में वो दिया नहीं है। 1774 रानीगंज आप सुने होंगे, और 1774 में पहली बार रानीगंज में व्यवसायिक खनन की शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं। और पहला बड़ा विस्तार अगर देखा जाए 1853 में हुआ था, क्योंकि स्टीम लोकोमोटिव मतलब भाप से चलने वाली रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, और उसी समय से शुरू हुआ था ये। तो हम मान के चलेंगे इसको। इसमें देखिए आंसर थोड़ा सा ऑप्शन जो है थोड़ा घुमाया है।
तो हम इसको एक्यूरेट मान के चलेंगे 1914 है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 1914 बताएंगे कि भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था 1914 में हुआ था। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। देखिए 9वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो कोयला उद्योग जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था, देखा जाए तो हम बताया जाता है इस बुक के हिसाब से 1914 बताया जाता है। ठीक है, 1914, लेकिन बताया जाता है कि भारत में कोयला उद्योग का व्यवसाय प्रारंभ हुआ था 1774 में ही। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं 1774, ये भी चलिए मिस कर गया ऑप्शन के हिसाब से। और ऑप्शन क्या है बताता है कि मान लीजिए 1853 में जो भारत में रेलगाड़ी शुरू हुई थी, उसी समय ये कारण भी बताएंगे, वो भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो बचा अब क्या कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। तो 1973 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका मतलब कि उससे पहले हुआ होगा। तो इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 1914। 1914 दिखाई दे रहा है, यही हम आंसर मानेंगे और ये भी हम किरण प्रकाशन और एससीईआरटी एनसीईआरटी का धर्म मानेंगे। ठीक है, यही आपका एक्यूरेट सही होगा और किसी को नहीं मान सकते। चलिए, और भी आंसर ऐसे याद किया, 1774 ही सही होगा। आगे बात करेंगे, 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है वाष्प इंजन की खोज किसने की? तो वाष्प इंजन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, बता दीजिए। तो वाष्प इंजन का खोज जेम्स वाट का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा 1769 में किए थे। चलिए, ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे, 11वां प्रश्न क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए, 12वां प्रश्न की बात करेंगे, 26 अगस्त 1907 बताइएगा। सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की नींव जो है भारत के किन शहरों में डाली गई थी, बता दीजिए। सर्वप्रथम सूती वस्त्र की अगर बात करेंगे तो हमको मुंबई याद आता होगा। आपको भी याद आता है? मुंबई, मुंबई आएगा। कलकत्ता, मुंबई दोनों याद रखिएगा। तो अगर भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल की नींव रखने की बात करेंगे तो कलकत्ता और मुंबई शहरों में डाली गई है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, कलकत्ता भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है ना। लेकिन हम आंसर पहले क्या लगाएंगे बता देते हैं। पहले हम कलकत्ता लगाएंगे क्योंकि अंग्रेज कहाँ रहते थे? कलकत्ता। बाद में हम मुंबई को लगाएंगे सेकंड नंबर पर, क्योंकि अभी भी मुंबई अब हो गया है। अब कलकत्ता में कब हुआ था? 1818 में ही प्रयास किया गया था, याद रखिएगा। मुंबई में बाद में किया गया था, कब? 1854 में। दोनों तरफ से प्रूफ दे दिया, मतलब कि मुंबई पीछे होगा, आगे कलकत्ता होगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे कलकत्ता को टिक लगाएगा। अगर पूछेगा कि किन किन शहरों में है तो मुंबई, कलकत्ता, इससे अधिक लगा दीजिएगा। ठीक है, हर चीज में मैं बताते जा रहा हूँ कि आपका मिस ना करे। सीटेट एक्सटेट जो भी तैयारी करते हैं उसमें भी आप इसको काम यूज कर सकते हैं, डिस्कस में भी आप कर सकते हैं। चलिए, 13वां प्रश्न है 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई है, बताइए। 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी और किस देश की मदद से हुई थी? तो हम जानते हैं कि ये सोवियत संघ रूस की मदद से हुई थी। किससे? सोवियत संघ रूस की मदद से हुई थी। 2 फरवरी 1955 को भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच एक मीटिंग हुआ, समझौता हुआ, जो कि ऐतिहासिक समझौता कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो 1955 में। चलिए, 14 प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई, कब आई थी, ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी अगर देखा जाए ना तो हम बताते हैं 1929 में। क्या ये बात सत्य है, बता दीजिए। तो हाँ, वर्ष 1929 में ही आई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, द्वितीय कब आया था? तो ये 1940 में, 1939। चलिए, 15वां प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, बताइएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? इस पे एक एआई वीडियो मैं बना दूंगा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, आरबीआई, ये सब पे बना दूंगा, जो कि नलिन अकाडमी 2.0 पे बनाऊंगा, उस पे एआई बनाऊंगा, इस पे नहीं। ये नलिन अकाडमी का ऑफिशियल चैनल है। बताइएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो हम बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी बोलते हैं। ठीक है, और कौन किए थे स्थापना, ये भी बता देंगे। ठीक है, 19 मई 1894, मतलब 1894 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। और 12 अप्रैल 1895 में लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, ये व्यावसायिक कामकाज शुरू किया गया था उस समय। ठीक है, 95 में। उसकी 94 में शुरू हुई, 95 में शुरू हो गया था। अब तो पाकिस्तान में चला गया, पहले पाकिस्तान में साथ में था। लंदन श्रमिक संघ
ने अब चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, क्या की? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। तो कब की थी? तो 1838 में। मतलब कब की थी? 1838 में। ठीक है ना? लंदन में श्रमिक संघ हुआ था, वर्किंग मेंस एसोसिएशन की हुआ था, उसके लिए हुआ था। अब चलेंगे 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? बताइएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो हम ट्रेड यूनियन एक्ट की अगर बात करेंगे तो आपको बताना होगा कि क्या हुआ था। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वर्ष 1926 में पारित हुआ था। ठीक है, और अधिनियम भी है, याद रखिएगा 1926। उसका उद्देश्य आपको बाद में बताऊंगा। अभी तत्काल हम चलते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? लघु मतलब छोटा उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों को दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तो 1977 में दिया गया था। तो 1977 में दिया गया था, ये हम समझ गए। भारत मतलब भारत में देखा जाए तो, लेकिन अगर शुरुआती तौर देखा जाए तो हम बताएंगे 6 अप्रैल 1948। ये सत्य है। ठीक है, एक दूसरा है 1956, याद रखिए। और तीसरा जो 1977 की नीति का तो मुख्य केंद्र बिंदु बताया गया है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को। तो इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम बताएंगे 6 अप्रैल 1948। टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, पहला हम इसे श्रेय देंगे और ये सत्य होगा। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का जवाब आप 1 दिए होंगे तो सही दिए। चलिए 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की थी? तो केंद्रीय श्रम की बात करेंगे, मतलब केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया तो 24 दिसंबर 1966 बताएंगे। क्या बताएंगे? 1966। अब लीजिए हम क्या करें, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर डे बोलिए, उसकी स्थापना शुरू किया था 24 दिसंबर 1966 को। अब इसमें 66 ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या लगा है बताइए। अब देखिए 68 है, 32 है, अब किसको लगा है बताइए, कंफ्यूजन तो कर देता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के तहत चले, किरण प्रकाशन के बुक के तहत चलेंगे तो हम लगाएंगे 1962। अगर मान लीजिए 66 है ही नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, उससे पहले तो चर्चा हुआ होगा, बातचीत हुआ होगा, तो 24 दिसंबर 19। ठीक है, तो लेकिन अगर ऑप्शन में याद रखेगा 1962 नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दे 62 की जगह पे यहाँ पे 66 दे दे तो 1966 टिक लगाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए दूसरा में पूछते तो दूसरा में बता दिएगा 1969, ये भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम कैसे लगा रहे कि 1968 में हुआ था, नहीं हुआ था। तो 62 सही है, किरण प्रकाशन एनसीईआरटी बुक के तहत मानते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर है 24 दिसंबर 1966। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बताते चल रहा हूं कि आप क्लियर रखेंगे। 20वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो हम जानते हैं 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942। बहुत अच्छा फेमस समय है 8 अगस्त 1942। चलिए आगे चलेंगे। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है कोरबा, कराचा और एरकुला जैसे घुमंतु समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या मद्रास प्रेसिडेंसी से है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से है, कोलकाता प्रेसिडेंसी से है, कि इनमें से कोई नहीं है? बताइए। मतलब कोरबा, कराचा और एरकुला जैसे घुमंतु एक समुदाय होते थे, लेकिन उस उनकी भी भूमिका संबंधित है, तो वो संबंधित है मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित है। ठीक है, आजीविका के लिए है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मतलब किसे ब्रिटेन वुड्स द्विन के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्यून बोलते हैं? ट्यून है यहाँ पे, वाह लगा हुआ नीचे, ट्यून। बताएंगे। तो अब बताएंगे, ये जो है हमारा वर्ल्ड मतलब विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, और अंतरराष्ट्रीय IMF से संबंधित है। तो WB और हमारा IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक से संबंधित होता है। क्लियर हो गए? 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध जो है, रिंग वाला जो होता है ना, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए किससे होगा? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये हमारा मवेशियों से है। ठीक है, चलिए
आगे चलेंगे 24वां प्रश्न की बात करेंगे। 24वां प्रश्न है विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया बता दीजिए, तो वो है 1947 में शुरू किया था। बताएंगे विश्व बैंक एवं IMF जिसे हम मुद्रा कोष बोलते हैं, कब से औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से कार्य करना शुरू किया था? बताएंगे समय का, तो 1947 ही होगा, उसी समय से ये शुरुआत हो गया था, जोड़ लिए थे हम लोग। लेकिन पूरा देखा जाए तो 1 मार्च 1947 को बता दीजिएगा और ये क्लियर हो जाएगा। और भी डेट मेंशन करता है, जैसे कभी-कभी मेंशन क्या करेगा 1947 छोड़ देगा मान लीजिए। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का औपचारिक अगर रूप से पूछा जाए तो एक्यूरेट आंसर बताइएगा 27 दिसंबर 1945। ठीक है। और देखा जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो 1 मार्च 1947 देते हैं और 25 जून 1946। तो ये सब जो मिल का जो पहली बार मीटिंग किए थे तो 1947 भी लगाते थे कि कार्य करने लगे थे। लेकिन उससे पहले अगर पूछे तो पहले ही बात हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, लेकिन अलग रूप से कार्य करते थे। फाइनली 1947 क्लियर हो गया। बताइए, चलिए ये क्लियर हो गया, 24 हो गया। अब चलेंगे 25। 25 क्या है सुनिए। 25 है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियम में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया है, 3 तरह से बताया गया है। ठीक है। अब इनमें सम्मिलित कौन-कौन है? क्या व्यापारिक है, श्रम है, पूंजी है, उपरोक्त में से सभी होंगे, क्या होंगे? तो नॉर्मल बात है, व्यापारिक भी होंगे, श्रम भी होंगे, पूंजी के सबके रूप में 3 रूप से देखा है, तीनों रूप से होगा। क्लियर? चलिए 19वीं सदी की बात हो रही। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न है करों की दर सरकार निम्न में से किसके आधार पर निश्चित करता है? बाजरा, मक्का, जौ और चावल। बताइए किस आधार पर करता है? तो करों की दर जो है, रेट जो होता है, किसके आधार पर निश्चित करते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है आपको। तो हम बताएंगे मक्का। क्या बताएंगे? मक्का। याद रखिए, याद रखना है मक्का भी होगा, जौ भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा और यहाँ तक कि चावल मतलब धान और जौ भी हो जाएगा। ये होंगे, ये सभी होंगे, अनिवार्य हैं। यहाँ तक कि बाजरा को भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाजरा जो है नहीं रखा गया है, तो हम नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। अब बताइए कि अब हम क्या करें? अब बताइए हम क्या करें? इसमें तो सब ऑप्शन सही है। अब दिया ही ऐसा है, तो 1 से अधिक टिक लगा देंगे और 5 नंबर का आएगा तो 1 से अधिक लगाएंगे। लेकिन अभी हमको 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के हिसाब से ही तो टिक लगाना है। यही तो क्वेश्चन पूछता है कि सब रहेगा, लेकिन आप छाटिएगा कैसे? तो हम छाटेंगे मक्का के आधार पर सबसे पहले। मक्का पहले, सेकंड नंबर पे रखेंगे बाजरा को, जौ को, चावल को, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, तो याद रखेंगे कि बी हमारा आंसर सही होगा, एनसीईआरटी किरण प्रकाशन के तहत। क्लियर मैंने कर दिया है। कहीं-कहीं बाजरा भी पहले दे देता है, तो ध्यान रखना होगा आपको। और याद रखिए ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। ये किरण प्रकाशन का बुक है, आप ले सकते हैं और इसमें थोड़ा-सा आपको जो कन्फ्यूजन जहाँ हो रहा है मैं क्लियर कर दूँ। तो आंसर भी बता रहा हूँ कि किस तरह से पूछेगा, किस तरह से खत्म करना है, 5 नंबर में क्या। चलिए, तमिल अप्रवासी, तमिल अप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर कार्य करते हैं? तो देखिए, जो तमिल जो हैं अप्रवासी हैं, जो प्रवासी नहीं है, वो किस स्थान पर जाके कार्य करेंगे? तो हम बताएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से सिलोन, ठीक है, मतलब श्रीलंका। आप चले जाइए माल्या, माल्या मतलब मलेशिया। इस सब बगानों पे जाकर कार्य करते हैं, मतलब 1 और 2 में होंगे, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए 28वां प्रश्न की बात करेंगे। 28वां प्रश्न है मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापना की बात करेंगे तो हम बताएंगे तीसरा है 1853 की बात करेंगे। लेकिन अब बताइए कि अब हमारा यहाँ पे दिया है आंसर जो कि गलत दिया है। क्यों दिया है गलत? ये किरण प्रकाशन का आंसर जो था मैंने हूबहू लगा दिया। इसमें गलत दिया है कि 1853। लेकिन देखा जाए तो मुंबई में पहली सफल आधुनिक कपड़ा की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे 1854। ये सही है, 22 फरवरी 1854 में स्थापित हुआ था, वही मुंबई में। क्लियर हो गया? चलिए, तो 1854 में लगाइएगा, ऑप्शन ना रहे तब 1853 लगाइएगा। चलिए 29वां प्रश्न, 1811 से लेके 12, 1811 से लेके 12 में सूती मिल या माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत है? सूती मिल था, वहां का जो बनते थे प्रोडक्ट, है ना, तो सूती माल का जो हिस्सा होता था उसका कुल निर्यात में कितना प्रतिशत होता था? तो देखिए बात है कि कुल निर्यात में जो एक्सपोर्ट होते थे
कपड़ों या माल मतलब कपड़ा कहिए या कपड़ा जो माल कहा जाता था कपड़े को, ठीक है? तो 33% रखा गया था, 33%, ठीक है? अब मिल था सूती मिल। चलिए, 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है कि देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो देखिए, जूट मिल के हिसाब से हमको कोलकाता अपना मतलब बंगाल याद आता है, क्योंकि जूट के लिए फेमस था वो बंगाल। तो याद रखिएगा, तो जूट है तो हम बताएँगे कि 1855 में कोलकाता के पास जो है हुगली नदी है, उसके तट में याद रखिएगा, वहाँ पे एक जगह है पश्चिम बंगाल में रिस्डा, रिस्डा वहाँ पे था। अब यहाँ पे रिश्ता तो है नहीं, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो बताइए हम क्या टिक लगाएँ? बताइए? तो हम लगाएँगे कि ये सब ऑप्शन तो अलग बात है, आगे हम लगाएँगे 1917 कलकत्ता। ये सबसे पहले आंसर होगा। सेठ हुकुमचंद द्वारा ये शुरू किया गया था। क्लियर हो गया? देखिए, जैसे कि हम क्लियर कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब हुआ था, देश में पहली जूट मिल की अगर पूरा तरह से फाइनली बताया जाए तो 1855 में कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में हुगली नदी के तट पे एक रिसडा नाम का एक जगह था, वहाँ पे स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर एक्यूरेट देखा जाता है तो अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, पहली भारतीय स्वामित्व वाली जूट मिल की अगर बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 1917 में ही हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था और सेठ हुकुमचंद द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर हो? और भी जो है इतिहास बहुत है, तो जानिएगा तो बहुत डीप जाना पड़ता है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी से निकालना है, कोई मजाक तो करना नहीं है। लेकिन अभी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इसलिए जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो जरूर पढ़ाऊंगा, जब अवश्य पढ़ाऊंगा। मछलीपट्टनम निम्न में से किस तट पर अवस्थित है? मछलीपट्टनम बताइए। मछलीपट्टनम का नाम सुनते ही आपको नहीं लगता है कि भाई मालवार चले जाएंगे, कोरमंडल चले जाएंगे, कोंकण चले जाएंगे, कहाँ चले? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मछलीपट्टनम कोरमंडल तट, क्योंकि मछलीपट्टनम को ही कहा जाता था मछलीपट्टनम। समझ गए? जो कि आंध्र राज्य के कृष्णा जिले में जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। चलिए, 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तु लेकर जाते थे? बताइए। मतलब कि सौदागर जो होते थे, व्यापार जो करते थे, वो पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत में अनेक वस्तुएं लेकर जाते थे। भारत से लेके जाते थे, सॉरी, भारत से लेके जाते थे। तो ये बताइए। तो हम बताएंगे आर्सेनियम, ठीक है, आर्मेनिया भी बोल सकते हैं, आर्सेनिया भी बोल सकते हैं, आर्मेनिया ज्यादा अच्छा है, आर्मेनिया और फारस मतलब फारसी, ये दोनों होंगे, याद रखिएगा। सौदागर थे, यही सब ले जाते थे, फारसी लोग ले जाते थे और आर्मेनिया ले जाते थे। 33वां प्रश्न की बात करेंगे। 33वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं आपको मिलेगा, बता दीजिए। तो पूर्वी तट पर नहीं मिलेगा, तो हुगली आपको पूर्वी तट पे नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सूरत मिलेगा, कोलकाता मिलेगा, विशाखापट्टनम मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कांडला, बहुत सारा चीज है, कांडा है, ठीक है, मारमा गोवा है, कोच्चि है, न्यू मंगलोर है, ये सब होंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमका हुगली टिक लगा दीजिएगा, ये सही है। चलिए, आगे चलेंगे, 34वां प्रश्न की बात करेंगे। 34वां प्रश्न क्या है कि उत्तरी भारत में एलिन मिल, एलिन मिल जो है 1860 के दशक में कहां पर स्थापित हुआ? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या मुंबई? बताइएगा। मुंबई बोलते थे, बताएंगे। तो उत्तरी भारत में एलिन मिल जो है 1860 के दशक में हुआ था, ये कानपुर में, याद रखिएगा, कानपुर से ही स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा, कॉटन मिल के रूप में जानते हैं। 35 सवाल क्या है? कलकत्ता में वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित की थी? तो हम जानते हैं कलकत्ता में शुरू की गई थी, सेठ हुकुमचंद का नाम आता है, इसके द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिएगा, 36 सवाल की बात करेंगे। 36 सवाल है कि 1874 में 1824 में निम्नलिखित में से कहां पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई थी? बताइएगा, कहां हुई थी 1874 में? समझ गए? बताइए। मद्रास, अब चेन्नई बता दीजिएगा। मद्रास, चेन्नई बता सकते हैं, मद्रास में। चलिए, 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से, बताइएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल खाड़ी मतलब लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत की खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? बताइएगा।
हर ढंग से, दोनों ढंग से क्वेश्चन पढ़ लिया। निम्न में से बंदरगाह के माध्यम से या कौन बंदरगाह के मध्य में भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा है? मध्य कहिए या माध्यम कहिए, तो ये सूरत बंदरगाह बोल सकते हैं आप, याद रखिएगा, जो कि गुजरात तट पर है। चलिए 10th के हिसाब से यही आंसर होगा, याद। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई। चलिएगा बात करते हैं अध्याय 6 की बात करें, शहरीकरण एवं शहरी जीवन की बात करेंगे, जो कि 6 अध्याय हैं और ये टोटल इसमें भी हमारे कितने 20 सवाल हैं। फिर धीरे धीरे हमारे सवाल समाप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा अध्याय। बात करें शहरीकरण एवं शहरी जीवन की बात करेंगे। जैसे कि पहला सवाल की बात करेंगे। पहला सवाल है, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? बताइए। तो हम बताएंगे प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रगतिशील प्रवृत्ति की बात करेंगे 1। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बताइएगा। बताएंगे शहर की आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र भी मानते हैं, विस्तृत क्षेत्र भी मानते हैं और सीमित क्षेत्र भी मानते हैं। उपरोक्त में से सभी होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? बता दीजिए। तो देखिए एशियाई में शहरीकरण का स्तर अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के तहत ही चल रहे हैं। एससीईआरटी के तहत तो हम बनाएंगे 50% है। ये आंसर आपका सही है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मतलब एक प्रतियोगी उद्यमी मतलब व्यापारिक रूप से प्रवृत्ति के लोग अगर हैं तो उनसे प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? बताइए। क्या जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की गई है, मुद्रा प्रबंधन किया गया है या शिथिल अर्थव्यवस्था किया गया है? तो देखिए मुद्रा प्रबंधन अर्थव्यवस्था तो हम ठीक लगाएंगे ही, यही तो बात है। पैसा देख तमाशा देख बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे अगर आपको एनसीईआरटी के तहत चलेंगे तो आपको पूंजी और मुनाफा दोनों है, बाजार नियंत्रण की बात करेगा और यहाँ तक कि जो शहरीकरण को बढ़ावा देना है, इस सब सम्मिलित किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए फोर्थ का आंसर समझिए क्या है। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? मतलब एकदम बारीकी से प्रभावित किया है। बताइए आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके मतलब रूप में, बताइए। तो वो हमारा शहरीकरण का नाम आता है, उसका बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ा है और गहन रूप से पड़ा है। 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न क्या है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ स्थित है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? बताइए। तो क्या लगता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे महानगर में। महानगर चले जाइए, पटना भी चले जाइए, महानगर में आता है बिहार में। दिल्ली आप चले जाइए। आगे चलेंगे 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? बताइए कहां तक पहुंच गई? 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? बताइए। तो 40 लाख, याद रखिएगा, 4 मिलियन। ठीक है, आगे चलेंगे और बात करेंगे 8वें प्रश्न। लंदन में जो है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बताइएगा। लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू हो गई थी, कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1860 में। 1860 में। लेकिन अब देखिए, अब हम क्या बताएं कि 10th क्लास एनसीईआरटी के तहत शहरीकरण एवं जीवन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग रूप है। लेकिन लंदन में अगर अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का दिया जाता है तो ये देता है 1870। आप बताइए हम किसको माने? किरण प्रकाशन को माने कि किसी और को माने? बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1860 इसका सही आंसर नहीं होगा, 1870 ही सही आंसर होगा। इसलिए किरण प्रकाशन ने जो ये आंसर दिया है गलत है। ठीक है, प्रिंट हो गया गलत, दिया तो होगा ही बाद में। चलिए 9वें प्रश्न की बात करें। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए? बताइए, उभर कर आए बुद्धिजीवी व्यक्ति आए तो उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक और मध्यम वर्ग। तो हम बताएंगे मध्यम वर्ग आए थे, याद रखिएगा। मध्यम वर्ग ही तो सब कुछ है, करता धरता सब है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की वजह से ही अमीर भी बने हैं लोग, मध्यम वर्ग की वजह से ही गरीब भी बने हैं और मध्यम वर्ग की वजह से ही करोड़पति बनी है, उद्योगपति बनी है या श्रमिक वर्ग। यही बात है, समझ गए? तो यही खेल है कि हम लोग जितने लोग हैं जो मध्यम वर्ग का जीवन जीते हैं
उन्हीं से टैक्स भी वसूलते हैं, उन्हीं से निर्वाह भी करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन पूंजीपति जो अमीर होते हैं वो कभी-कभी कूदते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग जितने भी मध्यम वर्ग के आदमी हैं, वो सबके ही जीवन से निर्वाह करते हैं, है ना? टैक्स सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग ही भरेगा और क्या करेगा? चलिए, बात करते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? बताइए, किस वर्ग का होगा? श्रमिक वर्ग का होगा ही, मध्यम वर्ग का होगा ही, कृषक का होगा ही, सभी का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एकदम इसमें से आप बोले कि सभी कैसे होंगे? इसमें से फाइनल बताइए सबसे ज़्यादा किसको शोषण हुआ है? तो कृषि वर्ग का हुआ है। अब कृषि वर्ग का भी मान लीजिए नहीं, तो जो श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उनको पूंजीपति तो मज़दूर को ज़्यादा करते हैं, कृषि तो अपना मालिक भी होता है। अपना खेती करो, अपना खाओ, फसल उगाओ, जीवन जियो, है ना? तो श्रमिक जो वर्कर होते हैं। चलिए, तो 1 सही लगाइएगा। अगर मान लीजिए 1 से अधिक देगा तब 1 से अधिक लगाइएगा, अन्यथा 1 लगाइएगा श्रमिक वर्ग। तो हर होंगे, सब होंगे, सभी वर्ग के होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जा रहा है तो हम बताएँगे श्रमिक वर्ग। चलिए, विश्व की सबसे पहली, ठीक है, विश्व की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया? बताइए, बताइए। भूमिगत, ज़मीन के अंदर, बताइएगा भूमिगत। तो हम बताएँगे 10 जनवरी 1862 में ये हुआ था उद्घाटन, याद रखेंगे। ठीक है? 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, 10 जनवरी 1863 में हुआ था, 62 में नहीं, 63 में, ठीक है? तो 10 जनवरी 1863 में हुआ था, तो ये गलत दिया है क्रम प्रकाशन। चलिए, आगे बात करते हैं, 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? जो पटना में गोल घर है, उसका निर्माण कब हुआ था, बताइए। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो हम बताएँगे 1764 में। ये किरण प्रकाशन दिया है, ठीक है? लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किरण प्रकाशन गलत दिया है। ये दिया है रियल में 20 जुलाई 1786 में, 1786 में हुआ था। ठीक है? क्लियर हो गया। निर्माण अभी बताया जाता है कि 1784 से लेके जो 20 जुलाई 1786 को ये संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। और उसमें भीषण अकाल का जो है 1770 में पड़ा था, याद है? चलिए, आगे चलेंगे। बात करते हैं, 13वां प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? बताइएगा। बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक हो गए थे, जानते हैं, तो 1911 हमको याद आता है, लेकिन आपको क्या लगता है? तो हम बताएंगे कि हाँ, 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार बंगाल से अलग हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आंसर इसका देता है 1928। अब बताएंगे क्या? अगर हम बिहार दिवस की बात करेंगे तो ठीक है, तो हम 12 में ही मानेंगे दोनों को, बिहार हमारा अलग हुआ था 12 में। चलिए, 14वां प्रश्न क्या है? और ये प्रश्न है, मौर्यकालीन राज्य देखिए, देखा जाता है, कहा जाता है, क्वेश्चन को हटाइए। मौर्यकालीन जो राज्य उस समय थे, राजा थे, उनके अवशेष जो है पटना में कहाँ प्राप्त हुए थे? बताइए, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरार का जगह सुने हैं, पटना में है, याद रखिएगा। उसी जगह हमारा मौर्य का थोड़ा काल का अवशेष मिलता है, लेकिन पूरा मगध में था, याद रखिएगा। चलिएगा, 15वां प्रश्न क्या है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत जो है में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? बताइए, 20वीं शताब्दी के समय चला जाए तो उस समय कितने प्रतिशत लोग शहर में आ गए थे, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 12% मान के चलिए, 12% मान के चलिए, 12 से 13% मानते हैं, ठीक है। चलिए, 16वां प्रश्न आ गया। 16वां प्रश्न क्या है कि लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई थी? मतलब लंदन में जो है फैक्ट्री कानून के बाद जो हुआ, बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखा गया। क्या औद्योगिक काम कितने से उम्र में नहीं करेंगे, कब करेंगे? तो देखिए, उस समय जब 1802, 1819 ये विशेष रूप से चल रहे थे। 1833 में फैक्ट्री कानून आया था, याद रखिएगा। और 1833 में आया था, ये तो बात मान ली है, लेकिन 9 साल के उम्र के जितने भी बच्चे थे, उन्हें हटा दिया गया था, कटौती कर दी गई थी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या टिक लगाएंगे, बताइए? देखिए, तो इस ऑप्शन को ही गलत कीजिए, ये ऑप्शन ही गलत दिया था, 1833 टिक लगा दीजिएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो कि और एससीईआरटी से निकाला हूं मैं। चलिए, जो कि ऑप्शन गलत दिया था। 17वां प्रश्न क्या है कि किसके शासनकाल के समय पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? बताइए, किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय, अकबर के समय, हुमायूं के समय, बाबर के समय? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बना था हमारा
मुगल शासन के समय ही बना था, बताया जाता है। और मुगल समय के शासन बनाया जाएगा तो यह मानते हैं। मुगल में कौन था? बता दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर बिहार में अगर मान लीजिए व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जाए तो मुगल काल तो हम टिक लगा देते, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे शेरशाह अगर है, तो शेरशाह के सिवा हम किसी को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो शेरशाह को लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे मुगल को लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 18वें प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था? बताइए, अफीम का व्यापार जो है बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था, ये बता दीजिए। 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बिहार और आप जानवे करते बिहार और बंगाल, तो बंगाल ऑप्शन में, बिहार ऑप्शन में तो है नहीं। चलिए 19वां प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? बताइए, बता देंगे? ठीक है, तो मेगास्थनीज का इंडिका। सिंगापुर, सिंगापुर को आजादी किसके नेतृत्व में मिली थी? सिंगापुर को आजादी मिली थी किसके नेतृत्व में? बताइएगा, किसके नेतृत्व में मिला था, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ली कुआन यू। ली कुआन यू, ए बोलिए या यू बोलिए, सही है। चलिए अब चलते हैं व्यापार एवं भूमंडली। आ जाइए, अध्याय 7 की बात करेंगे, व्यापार एवं भूमि मंडलीकरण की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए, कमेंट करेंगे, बता दीजिए। तो हम बताएंगे रेशम मार्ग का नाम सुने होंगे, अवश्य रेशम मार्ग का नाम सुने होंगे, एशिया और यूरोप के बीच होता था, याद रखिएगा, जिसे सिल्क रोड भी बोला जाता है। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बताइए, मतलब पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बताएंगे, उभर कर आया था अलेक्जेंड्रिया या मैनचेस्टर या दिलमून या बहरीन? बताइएगा क्या आंसर होगा? तो आप जानते हैं अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत समय सिकंदर का समय था, इसलिए अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है। ऐसे दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो आप ये भी लगा सकते हैं, दिल मुन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आएगा तो, नहीं तो पहला ही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न क्या है बताइएगा? तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए, मतलब आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति थी। क्या थी? औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, मतलब 1750 के बाद लगभग। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बताइए, गिरमिटिया एक मजदूर होता था, उसे भेजा जाता था, ठीक है। तो बताइए, तो हम बताएंगे पश्चिमी क्षेत्र का नाम सुने होंगे, पश्चिमी क्षेत्र से याद रखिएगा, भोजपुरी भाषी उधर होते थे, चंपारण, याद रखिए सबसे ज्यादा चंपारण से जाते थे। चलिएगा पांचवें प्रश्न क्या है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? बताइएगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? हम जानना चाहेंगे, तो हम बताएंगे 18वीं शताब्दी की बात करेंगे, 1750 के लगभग बताएंगे ये भी, ठीक है। या आप बताइएगा, चरम सीमा पर 19वीं शताब्दी में था, याद रखिएगा, पीक पे था। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे भी सवाल आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट आया था विश्व पे, जैसे अभी कैसे चल रहा है लड़ाई के कारण, उसी तरह। तो 1929 का नाम सुने होंगे डेट, उस समय आया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, ठीक है। डिप्रेशन में चले गए थे, ग्रेट डिप्रेशन बोलिए। चलिए सातवें प्रश्न की बात करेंगे। सातवां प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? बताइएगा, कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था आर्थिक संकट के रूप में? तो हम बताएंगे फाशीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली शुरू हुआ था। तो फाशीवादी नाजीवादी शासन शुरू हुआ था उस समय, आर्थिक संकट के समय।
जो कि 1929 में हुआ था। चलिएगा बात करेंगे, आर्थिक संकट अलग है। आगे चलेंगे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1944, 1952। मतलब 1952, 1948, 1947, 1944 बताएंगे तो 1944 याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे सवाल क्या है? 9वां प्रश्न है कि भूमंडलीय 9वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई बता दीजिए। हम जानना चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे 1990 के दशक हुई थी, याद रखिएगा 1990 की दशक बताई जाती है। दूसरा इसका आंसर जवाब होगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? बता दीजिए। बताएंगे तो इसका जवाब का आपके पास है, यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। यूरोपीय संघ ईयू शॉर्ट में बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन, है ना। चलिए 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई अर्थव्यवस्था कहां लागू की गई? बताइए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, कहां लागू की गई? तो हम बताएंगे अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। चलिए बात करते हैं 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है कि ओपेक की संधि कब हुई थी? ओपेक की संधि कब हुई थी? ओपेक, ठीक है, बताएंगे तो हम बताएंगे ये संधि जो हुई थी उससे पहले याद रखिएगा, संधि जब हुआ था 1960 में हुआ था। मतलब कि 14 सितंबर 1960 को हुई थी स्थापना, याद रखिएगा। उसी समय ओपेक की संधि भी बताते हैं हुआ था। और भी बहुत कारण है। बगदाद इसकी क्या है बताइएगा। इसके संस्थापक सदस्य 5 देश थे, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 थे। और ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यात देश के लिए संगठन में हुआ था, जिसके लिए लड़ाई चल रहा है, अमेरिका कर रहा है, समझ गए। इसका मुख्यालय बता सकते हैं अभी वर्तमान में ओपेक का वियना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई बताएंगे? इसका जवाब दीजिए तो बताएंगे 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। यहाँ पे 1945 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे 1944 तो दिया है, तो 1944-45 होता है, याद रखिएगा 27 दिसंबर। चलेंगे बात करते हैं 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते ही आपका आंसर का जवाब आपके पास हो जाना चाहिए, और वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। सही उत्तर इंग्लैंड है। चलिएगा 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया था? तो हम जानते हैं सिकंदर का नाम आता है, सिकंदर ही होगा। तो तीसरा प्रश्न होंगे अलेक्जेंडर, सिकंदर, मतलब सिकंदर, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 8 की बात करेंगे, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और ये अंतिम जो है ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री का ये अंतिम होगा, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद चलेंगे ज्योग्राफी का। पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने बताइए किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी, बताएंगे, बता दीजिए। तो हम बताएंगे यंग इंडिया। ये तो नाम सुनते हैं, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब किए थे। दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? बताइए, अपनी भाषा बदल दी थी रातों रात। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है बदल दिया था, यही बात सत्य है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था भाषा के रूप में कि अंग्रेजी में लाना था, ये पहले बंगाल भाषा में था, फिर बाद में जो है बदल दिया था 1878 में, और उस समय लॉर्ड लिटन ने लाया था, याद रखिएगा। देशी भाषा को रोकने के लिए लाया था अंग्रेज, तो अमृत जो पत्रिका है वो बदल दिया था। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप से पहुंचाए?
बताइए। मतलब 13वीं शताब्दी में एक ब्लॉक प्रिंटिंग आया, ठीक है? ब्लॉक प्रिंटिंग का ही और उसका नमूना है एक तरह से यूरोप में पहुँचाए गए, तो वो मार्को पोलो ने लाया था। मार्को पोलो का श्रेय जाता है। चलिए गुटेनबर्ग की बात करेंगे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था या किस देश से संबंधित है? तो हम बताएँगे जर्मनी से संबंधित है। चलिए ये भी समझ गए। गुटेनबर्ग की और बात करेंगे और सवाल है गुटेनबर्ग से। गुटेनबर्ग से सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? उसका नाम बताइए। क्या कुरान का किया था, गीता का किया था, हदीस का किया था कि बाइबल का किया था? तो बाइबल का नाम सुने होंगे, बाइबल का किया था। और भी 6 प्रश्न की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड से संबंधित सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो है मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था? बताइएगा कौन ऐसा था? उसका नाम बताइए। स्मिथ था कि हैमिल्टन था, एडिसन था कि कैक्सटन था, कौन था बताइए? बता सकते हैं? इंग्लैंड में जो मुद्रण कला है उसको, तो हम बताएँगे कैक्सटन। कैक्सटन का नाम आता है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है किसने कहा? 7वां प्रश्न है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बताइएगा। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? तो हम बताएँगे मार्टिन लूथर है। कौन है? मार्टिन लूथर का नाम आता है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे रूसो। 8वां प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताइए? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, कि इंग्लैंड का? तो हम बताएँगे कि फ्रांस का। आप समझ जाइए ये सही आपका यहाँ पे आंसर ये होगा 4 फ्रांस का था, दार्शनिक था। विश्व में देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब मुद्रा की शुरुआत। तो हम जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हमारे भारत, जापान, चीन या अमेरिका, तो चीन टिक लगा के आ जाइएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 1878 में आया था, ठीक है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 17 मतलब 17 बोल रहा हूँ 1878 में आया था, 1878 में आया था, ये याद रखने वाली बात है। चलिए, आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है कि इनमें से तिलक की रचना कौन-सी थी? बाल गंगाधर तिलक का जो रचना था कौन-सा था बताइए? तो देखिए मराठा भी था पत्रिका और केसरी पत्रिका दोनों था। 1 और 2 दोनों था। तो केसरी पत्रिका जो थी ये उल्टा मराठी भाषा में थी और मराठा जो पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था। ये ध्यान रखना है। गीता रहस्य इनका लोकप्रिय पुस्तक रहा है, बाल गंगाधर तिलक जी का। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? कौन गवर्नर जनरल विख्यात था बताइए? हेस्टिंग था क्या मुक्तिदाता के रूप में समाचार पत्रों का? तो नहीं। मेटकॉफ का नाम सुने होंगे, तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आता है। 13वां प्रश्न है अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना आजाद का नाम आता है? नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाँ आजाद ही का नाम आता है। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है, तो मौलाना आजाद बोलते हैं। 14 प्रश्न है और 14 प्रश्न का बताइए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बताइए। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बता देंगे? तो हम बताएंगे बंगाली भाषा में हुआ था, ये जान लीजिए। 4 दिसंबर 1821